बैठो बैठो बैठो। अभी हम बिहार के बारे में पढ़ाएंगे। बिहार में बहुत सारे फॉर्मा हैं, उसके बारे में आप लोग को भी जानकारी देंगे। इससे आप लाभ उठा सकते हैं। मेरे चैनल सरवत एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो प्रत्येक दिन आप तक पहुंच सके। प्रश्न हम शुरू करते हैं, ये बिहार से रिलेटेड है और खासकर नेपाल को आज हम फोकस करेंगे। नेपाल से निकलने वाली नदियों को और उस पर बने हुए डैम के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि नेपाल में अभी हाल ही में वह क्रांति हुआ है, जन क्रांति। लोगों ने वहाँ की सरकार जो केपी ओली के नेतृत्व में चल रहा था, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको उखाड़ कर फेंक दिया है। नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वहाँ चुना जाएगा। पहले यह जानते हैं कि वह वहाँ क्रांति क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे कौन व्यक्ति था और क्रांति के क्या कारण थे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। नेपाल में जैन जेठ आंदोलन की शुरुआत किसने किया, जिसके कारण वर्तमान सरकार को भागना पड़ा था। जैन जेठ आंदोलन, ये नाम दिया गया था उस आंदोलन का जो नेपाल में शुरू किया गया था, और उसने पूरी सरकार को ही वहाँ से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो इसको शुरू करने और इसके पीछे के रहने वाले व्यक्ति का नाम है, कौन है इसमें, पहले ई में देखिए, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का या केपी शर्मा ओली का। तो जो आंदोलन जैन जेठ आंदोलन शुरू हुआ था वह बालेंद्र शाह के द्वारा शुरू किया गया था और ये काठमांडू के मेयर थे। ये हिंदू हैं, राम नारायण इनके पिता का नाम है। तो यह भी जान लीजिए, विवाद है कि ये शाह के कारण कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। नहीं भाई, ये हिंदू हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम राम नारायण है। किनके पिता का नाम, बालेंद्र शाह का। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, या जो नेपाल से पत्रिका या पत्र जो निकल रहे हैं उसमें। इन्होंने ही जैन जेठ आंदोलन को शुरू किया था, क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था। केपी शर्मा ओली के खिलाफ, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ जो है लोग सड़क पर आ गए थे। वहाँ आम लोगों की, खासकर युवा वर्ग की आवाज़ को दबाया जा रहा था, लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा था, लोगों की बात को नकारा जा रहा था। सरकार भ्रष्ट हो गई थी, पैसे में डूब गई थी। चाइना का दबाव था, चाइना जो है अपना माल वहाँ बेचा कर रहा था। भारत के खिलाफ जो है वहाँ पर जो है आंदोलन चला रखा था। अभी तो चाइना और भारत जो है एक हो गए हैं रसिया के कारण, लेकिन फिर भी भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद देखने को मिलता है, उसके कारण तनाव है। नेपाल के लोग चाहते थे कि हमारे देश की जो सरकार हो वह अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी देश के द्वारा उसका चलाया नहीं जा रहा हो, यानी रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे देश के पास नहीं था। केपी शर्मा ओली के बारे में कहा जा रहा था कि ये चाइना के सपोर्ट से नेपाल में भ्रष्टाचार कर रहे थे, वहाँ की आम जनता की आवाज़ को दबा रहे थे। इस कारण जो है वहाँ एक आंदोलन चला, जैन जेठ आंदोलन, जिसमें बालेंद्र शाह का इसमें हाथ माना जाता है। ये काठमांडू के मेयर थे और इन्होंने ही नेतृत्व भी किया था, और फिर वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका है। जनता ने इनका सपोर्ट किया है, ठीक है। अभी वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, लेकिन जल्द ही चुना जाएगा तो हम बता देंगे। तो आप जान लीजिए, ये हॉट क्वेश्चन बनेगा, VVI बनेगा, चूँकि अभी हाल में नेपाल में क्रांति में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस क्रांति का नाम था जैन जेठ आंदोलन। युवा व्यक्ति है, ज़्यादा इसका उम्र नहीं है, 29 वर्ष का ही है। शिक्षा इसका भारत में भी हुआ है। जो बालेंद्र शाह है, इनका शिक्षा भारत में हुआ है, पेशे से इंजीनियर है, अमेरिका में रहता था, हाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नेपाल में आया है। अब नेपाल के बारे में जानकारी आपको मिलना चाहिए, तो पहले हम एक मैप बना लेते हैं, ताकि जो है मैप के द्वारा जो है आपको हम बताएंगे किधर है नेपाल, और भारत में उस नेपाल का क्या अस्तित्व है। देखिए, ये है अपना नेपाल, ठीक है, नेपाल, ठीक है। ये पूरा जो है वह है नेपाल, ठीक है, भारत में। यहाँ पे जो है अपना बिहार है, जो नेपाल से सटा हुआ है। अब बिहार के एग्ज़ाम में नेपाल इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में प्रत्येक प्रश्नों को बारीकी से हम देखेंगे। बिहार किस देश एवं किस राज्यों से सटा हुआ है, तो बिहार नेपाल से सटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये बिहार नेपाल से सटा हुआ है। झारखंड से नीचे में जो है बिहार के झारखंड है, इधर झारखंड से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल, इधर जो है पश्चिम बंगाल है, ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश से बिहार सटा हुआ है, यानी ये सब है, यानी ये सभी राज्यों से बिहार का सीमा लगता है। और मात्र एक देश नेपाल है जिससे भारत का सीमा लगता है। उत्तर से नेपाल से सटा हुआ है भारत, पश्चिम से उत्तर प्रदेश से, पूरब से पश्चिम बंगाल से, और दक्षिण से झारखंड से बिहार का सीमा लगता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया। अगला है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। प्रश्न पूछे हुआ है, तो 729 किलोमीटर तक लंबा है बिहार और नेपाल के बीच की सीमा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर एक पहाड़ भी है,
उसके बारे में आप हमें प्लेलिस्ट पे जाकर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, तो 7 जिले हैं बिहार के जो नेपाल की सीमा से लगे हुए। कौन कौन सा जिला है पहले ये जान लीजिए। पहले है पश्चिम चंपारण जिसको बेतिया कहते हैं, फिर उसके बगल में है पूर्वी चंपारण जिसको मोतिहारी कहते हैं, फिर सीतामढ़ी, उसके बाद जो है दरभंगा के बगल में यहाँ है मधुबनी यानी ये मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और फिर किशनगंज। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ आइए, पहला पश्चिम चंपारण यानी बेतिया, पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले हैं, इनको याद रखिएगा, या नेपाल की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला है बिहार में गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, इस पर कितने जिले हैं। ये प्रश्न पूछे हुआ है बिहार के एग्जाम में। गंगा नदी क्या करता है कि बिहार को 2 भागों में बांटता है। ये उत्तर प्रदेश से निकलता है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का निर्माण हुआ है, और उत्तरकाशी से निकलकर ये हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करता है, और झारखंड होते हुए फिर ये क्या होता है यहाँ बंगाल में चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है, एक बार हल्दिया की तरफ चल जाता है, और बाद में ये इधर कहाँ गिर जाता है, ये है अरब सागर, ये है हिंद महासागर, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर जाके ये गिर जाता है। कौन? गंगा नदी। ठीक है, तो इस पर जो जिलों की संख्या है 12 है। बिहार के 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। मैप के थ्रू हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और एक बिहार का बड़ा सा मैप बना लेते हैं। बिहार का मैप बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये है हमारा बिहार, इसी तरह का बिहार का मैप है। अगला है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो अमरकंटक से निकलती है। ए में है सोन नदी, ठीक है, बी में है गंडक नदी, सी में है यमुना नदी। तो ये सोन नदी है, इसका उद्गम जो है अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से होता है, और यह मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण बिहार से होते हुए क्या करता है, बिहार में प्रवेश करता है, और इधर से जो गंगा आ रही है पटना के पास जो है यह गंगा नदी से मिल जाता है। कौन सी नदी? सोन नदी। और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी माना जाता है। जैसे गंगा की अगर पूछे कि भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना, याद रखिएगा यमुना भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। बिहार में सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन है, तो सोन नदी। कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि गोसाई स्थान जो नेपाल से किस नदी का उद्गम होता है, बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल में एक क्षेत्र है गोसाई स्थान, गोसाई स्थान, जहाँ से एक नदी निकलता है जिसका नाम है कोसी। इसको बिहार में शोक क्यों कहा जाता है, इसको भी जान लीजिए। बिहार में यह जो नदी है वह नेपाल, ये ऊपर का क्षेत्र नेपाल है, यहाँ से निकलने के बाद यह बिहार में कई धाराओं में बट जाता है, 7 धारा माना जाता है, और यह बिहार में काफ़ी क्षति पहुँचाता है, काफ़ी क्षति पहुँचाता है। बिहार में जन धन सबकी हानि होती है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने मवेशियों की मौत हो जाती है। बड़ी संख्या में यह पानी को लेकर नेपाल से आता है। इस पर डैम बनाया गया है, लेकिन फिर भी इतना जल स्तर बढ़ जाता है कि डैम से पानी को छोड़ना पड़ता है, और जिसके कारण यह इन क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करता है, यहाँ के जन धन को काफ़ी प्रभावित करता है। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा गया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है, ये मेरे कमेंट बॉक्स पर जाके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है जिसे त्रिवेणी नहर बना है। अन्नपूर्णा श्रेणी जो नेपाल में है, कहाँ पे है, नेपाल में है, और कह रहा है कि किस नदी का उद्गम होता है जिस पर त्रिवेणी नहर, एक नहर बनाया गया जिसका नाम है त्रिवेणी नहर, किस नदी पर, तो वह है गंडक नदी। देखिए ये गंडक नदी है, ठीक है, यहाँ पर गंडक नदी है, ये बीच से निकल गया गंगा, इधर से हो गया सोन नदी, और इधर से हो गया आपका गंडक नदी। ठीक है, ये गंडक नदी है। बिहार में इसे गंडक नदी, नारायणी नदी दोनों नामों से जाना जाता है, और यह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, बिहार में प्रवेश करता है। ठीक है, और इसी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रबर डैम जिसे गयाजी डैम के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बनाया गया है, तो वह नदी है आपका फाल्गु नदी। ठीक है, इसी फाल्गु नदी को पुराने समय में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, यानी फाल्गु नदी वर्तमान में नाम है,
निरंजना नदी इसका पुराना नाम है। यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष तपस्या किए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को ला रहे हैं तो उसमें आपको हम बता रहे हैं। तो पुराना नाम निरंजना नदी, वर्तमान नाम फाल्गु नदी, दोनों एक ही नदी है और इसी पर बनाया गया है ग्याजी डैम। भारत का सबसे लंबा रबर डैम है। क्यों बनाया गया इसके बारे में जानेंगे। पितृपक्ष आता है बिहार में। हिंदू लोग जो है अपने जो मरे हुए पूर्वज हैं उनको पानी अर्पित करते हैं, तो वहाँ बहुत समस्या आ रहा था। तो उस समस्या को दूर करने के लिए इस डैम का निर्माण किया गया, जिसको रबर डैम के नाम से भी जाना गया, हाल ही में बनाया गया। अगला है कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो यह सीमा बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 3 नदी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये 3 नदी जो है सीमा क्या करता है, बनाता है। ठीक है, किसके बीच, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। ये प्रश्न पूछे हुआ, याद रखिएगा। कर्मनासा, ठीक है, ऊपर से निकल गया गंडक, ऊपर से गंडक, यहाँ पे घाघरा, इधर से कर्मनासा। ये 3 नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कौन सी है। अच्छा, नदी जोड़ो योजना से आप क्या समझ रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नींव रखा कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाए। उत्तर बिहार की नदियों में काफ़ी पानी आ जाता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। दक्षिण बिहार की नदियों में काफ़ी सूखा रहता है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और पानी आने के कारण क्या है कि वह बहुत सारा कृषि फसल को बर्बाद कर देता है, लोग के घर द्वार को बर्बाद कर देता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना नदियों को नदियों से जोड़ दें। अब एक नदी दूसरे नदी से जुड़ जाएगा तो क्या होगा कि पानी सब में क्या होगा, बराबर होगा। तो कहीं भी बाढ़ आने की समस्या नहीं रहेगी, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगा। एक नदी का पानी दूसरे नदी में चला जाएगा और क्या करेगा, वह पानी जो है धीरे धीरे होते हुए या तो अरब सागर में गिर जाएगा, या बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा, या हिंद महासागर में गिर जाएगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी। तो बिहार में इसी के तर्ज पर जोड़ा गया था कोसी और मेची नदी। कोसी और मेची नदी, कोसी में काफ़ी पानी आता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसको मेची नदी से जोड़ दिया गया ताकि कोसी के जल को स्तर को कम किया जा सके और बाढ़ से वहाँ जो उसका जो क्षेत्र है वह प्रभाव कम हो। अगला है बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है। कोसी परियोजना है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। अगला है बिहार एवं यूपी राज्य की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ठीक है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला है बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो सोन परियोजना है। ब्रिटिश काल में ही शुरू किया गया था बहुउद्देशीय बिजली उत्पादन के लिए, और सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने ही सोन नदी पर इस परियोजना की शुरुआत किया गया था। इससे कृषि के लिए जल भी मिलता है, बिजली भी मिलता है। ठीक है, अगला है पथ घनत्व के बिहार में कौन सा स्थान है, तो बिहार में पथ घनत्व यानी सड़क मार्ग के घनत्व में बिहार का 3रा स्थान है। पहला स्थान केरल का है। तो अगला हम जो वीडियो लाएंगे पथ परिवहन से लाएंगे। प्रत्येक दिन वीडियो ला ही रहे हैं क्योंकि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का आने वाला है, बिहार टीचर का आने वाला है, शिक्षा अधिकारी का आने वाला है। सबसे चीज़ तो आ ही गया है लगभग फॉर्म। तो इन सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि आपको जो है प्रश्न के माध्यम से जानकारी दे ताकि कुछ आपको लाभ मिले मेरे वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।